जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से हमने यहाँ पे नागरिक शास्त्र 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका क्वेश्चन लाए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। नहीं तो चलिए आगे शुरू करते हैं। कहता है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। प्रत्येक बोर्ड में पूछता है ऐसा क्वेश्चन, एक ही बोर्ड नहीं पूरे भारत में यहाँ से क्वेश्चन आता है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहला कहता है क्या, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। 4 ऑप्शन रहेगा आपके पास। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको चूज करना होता है, यानी कि सेलेक्ट करना होता है कौन सी। 1 नवंबर 2000 सही है गलत, गलत है। 9 नवंबर 2000 सही है गलत, ये गलत है। 15 नवंबर 2000 ये सही है और ये भी गलत है। यानी 15 नवंबर 2000 का झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी, है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये गारंटी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। अब इसमें कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषेध करता है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 20। तो आपको इसमें देखना होगा, आपको अनुच्छेद 15 एक ऐसा है अनुच्छेद बनाया गया है, कानून नियम बनाया गया है कि धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव निषेध करने में मनाही करता है कि किसी धर्म विशेष में से किसी को बढ़ावा न दे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन है ये तीसरा क्वेश्चन है। 13 टाइपिंग हो गया है, ये क्वेश्चन तीसरा है ना। तो कहता है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। ऑप्शन अब देखिएगा यहाँ पे क्या कहता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना। देखिए 2017 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। अपने क्षेत्र से लगाओ, यानी कि अपने क्षेत्र से लगाओ कुपरिणाम हो सकता है इसका। क्षेत्रवाद की भावना, राष्ट्रहित या राष्ट्रीय एकता या अलगाववाद। तो क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम किसका हो सकता है, तो अलगाववाद का, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। अब आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा में बोलते हैं। ब्रुसेल्स एक देश है जहाँ पे 80% से ज़्यादा लोग, कोई भाषा होगा जो बोलते होंगे, जिसका ऑप्शन दिया रहेगा आपका। किसी एक में आपको टच करना है, सेलेक्ट करना है, टिक लगाना है या ओमर सीट आएगा तो उसमें भरना है। देखिए कौन सा क्वेश्चन, डच है, बी अंग्रेजी है, सी फ्रेंच है, डी हिंदी है। इसी चारों में से एक क्वेश्चन का कोई आंसर होगा। देखिए ब्रुसेल्स में फ्रेंच 80% लोग बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से आइए अब आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अब 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, मराठी मनुष्य का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। मराठी मनुष्य का विवाद जो है से किस राज्य से है। ऑप्शन 1 में है आपका पंजाब, बी में है गुजरात, सी में महाराष्ट्र, डी में केरल। तो मराठी मनुष्य महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसी तरह से समझे आप, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है सिविक्स का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही है ना। 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जो सोशल साइंस के क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन गारंटी आते हैं। अब आगे चलिए, 6ठा क्वेश्चन करता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, उसको किसी एक ऑप्शन होगा उसमें से। देखिए अनुच्छेद 19 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक। ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, ए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और स्क्रीनशॉट लेते चलें ताकि आपको समझने में, कॉपी पेन उठा करके नोट करने में आपको आसानी होगी, है ना। अब यहाँ देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। अब आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है क्या कि श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है। श्रीलंका में सामाजिक का विभाजन जो है वो किस स्तर पर है। क्षेत्रीय स्तर पर है, सामाजिक स्तर पर है, या क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों, ये और बी दोनों का मतलब ये हुआ, और इनमें से कोई नहीं है। देखिए क्षेत्रीय स्तर पर भी है और सामाजिक स्तर पर भी है। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन जो है ये दोनों स्तर पर है, क्षेत्रीय और सामाजिक। तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा, है ना। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन 8 कहता है कि पीटर नामक जो धावक था, धावक का मतलब दौड़ने वाला,
कहाँ का था? पीटर कोई नाम था, धावक जो बहुत तेज दौड़ता था, वो कहाँ का था? जर्मनी का था, बेल्जियम का था, फ्रांस का था या ऑस्ट्रेलिया का था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से समझे 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 9वां क्वेश्चन कहता है रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? जो रंग भेद होता था, काला गोरा, है ना, इस तरह के रंग भेद इसी को कहते हैं। काला छुआछूत वाली, या गोरे को अच्छा कहना, काले को बुरा कहना, इस तरह की बातें होती थी। तो रंग भेद नीति के विरुद्ध किसी ने आवाज़ उठाया, तो उसका नाम बताना है कि उसका नाम क्या है। अब चलिए उसको देखते हैं कौन सा है। आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। अब देखिए पहला ऑप्शन आपका है क्या? मार्टिन लूथर किंग, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, लुईस 16वां, जिसने रंग भेद नीति यानी कि काला गोरा जो कहते हैं, काला गोरा, काले से छुआछूत भेदभाव, है, गोरे को छुआछूत भेदभाव, काले को अच्छा या बुरा समझना, या गोरे को अच्छा या बुरा समझना, एक रंग भेद की नीति जो अभी भी चल रही है अमेरिका। अब देखिए यहाँ पे रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मार्टिन लूथर। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा ए। अब चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है? मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। मैक्सिको ओलंपिक किससे घटना हुआ था, जो किससे था, है ना। क्वेश्चन नंबर 10वां में देखिए क्या कहता है। रंग भेद का था, सांप्रदायिकता का था, जातिवाद का था या आतंकवाद का था? तो सही आंसर हमारा है रंग भेद, यानी काले गोरे का भेदभाव भी वहाँ खेल में हुआ था, उस घटना में दिखाया गया था। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी ए ऑप्शन सही है, सी नहीं, ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक ना। तो इसी तरह से चलिए 11वां क्वेश्चन हम लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी? इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी? तो ऑप्शन में ए में क्या कहता है? नक्सलवाद, बी में माओवाद, सी में नाजीवाद, डी में फांसीवाद। देखिए 11 में सी जो है नाजीवाद, इसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे, है ना। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद नहीं थे? तो ऑप्शन ए में हमारा क्या है? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस मेडगुडी है। तो 12 में है आपका डी, मेडगुडी जो है, ये व्यक्तियों में लोकतंत्र में रंग भेद की विरोधी नहीं थी, बाकी सभी रंग भेद के विरोधी थे। रंग भेद हटाओ, और यही जो लेडी थी गुडी, वो नहीं थे इसमें, मेडगुडी। चलिए आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या है? श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या है? नस्ल एवं रंग है, जाति है, भाषाई है या वर्ण है ना। तो इसको देखिए यहाँ पे भाषा है, तमिल और सिंहली दो भाषा बोली जाती है श्रीलंका में, तमिल और सिंहली। यही अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक है वहाँ का, और इसी दोनों में हमेशा तनाव बना रहता है, लगातार यहाँ पे तनाव बनी रहती है इसी को लेकर के। तो श्रीलंका में भाषाई भेदभाव बहुत ज़्यादा चलती है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से, सत्ता में साझेदारी संभव किस सर्वश्रेष्ठ रूप में माना जाता है? राजतंत्र के रूप में, लोकतंत्र के रूप में, निरंकुशवाद के रूप में, अधिनायक तंत्र के रूप में बात। तो 14 में देखिए आपका बी जो है लोकतंत्र, ये सत्ता की साझेदारी में व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप है लोकतंत्र का। राजतंत्र तो कहानी खत्म, निरंकुशवाद भी नहीं चलेगा, अधिनायक तंत्र भी नहीं चलेगा, तो लोकतंत्र एक ऐसी है जो सत्ता के साझेदारी के रूप में एक सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो गया, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? ये तो आप लोग बता दीजिएगा, है ना। पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बेल्जियम है या यूगोस्लाविया है? आप सबसे पहले आप जो सत्ता की साझेदारी जो करता है, आप सबसे पहले इस दोस्त को आपने क्रॉस लगाएं कि ये नहीं हो सकता है ना। तो 15 का आंसर कौन सा है? श्रीलंका भी नहीं है सत्ता की साझेदारी सबसे अच्छा प्रस्तुत करने वाला, ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है?
सी ऑप्शन सही है, यानी कि सी हमारा सही क्वेश्चन का आंसर होगा। बेल्जियम सत्ता की साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला देश यानी राष्ट्र है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य बताइए। तो सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य क्या हो सकता है? ऑप्शन आपके पास है, पहला में विधायक या सांसद बनना, बी में प्रतिनिधित्व की इच्छा रखना और राजनीतिक दल बदलना, सी में अपनी भाषा या धर्म इत्यादि को संवैधानिक पहचान दिलाना, ये कौन, या तो डी में शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्रदान करना। ये 4 ऑप्शन रहेगा आपको, एक ऑप्शन कोई हो सकता है इसमें। तो शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना, ये सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य यही होता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है 17 में, जन्म पर आधारित भेदभाव किस देश में है? जन्म पर आधारित भारत में है, चीन में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए जन्म पर आधारित भेदभाव जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा है ना। जन्म पर आधारित भेदभाव ये भारत अपना देश में है, ये सबसे बड़ी विडम्बना है ना। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य जो भाषा के आधार पर बना है। ऑप्शन ए में बिहार, बी में झारखंड, सी में उत्तराखंड, डी में आंध्र प्रदेश। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका सही आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से कैसा है जो भाषा के आधार पर ये अलग हुआ है ना फिलहाल ही में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 19, ये 30 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आगे हो चुका है, ये पीछे 19 है, यानी कि ये आगे हो चुका है, इसके बाद 19 आएगा। तो सत्ता में साझेदारी है क्योंकि क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमज़ोर करती है, फैसले लेने में देर करवाती है, या विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करवाती है। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप दीजिएगा। देखिए विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करवाती है, यही सत्ता का साझेदारी का यहाँ पे फैसला कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका डी ऑप्शन सही होगा 20 का। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नहीं दिखा पाए थे। अब देखिए यह है क्वेश्चन नंबर 19, कहता विविधता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए क्या है? विविधता और विभेद, विविधता का मतलब अंतर, अब विभेद का मतलब किसी चीज़ में अंतर करना, कोई अच्छा या खराब या कोई बुरा असमान तरीके से पेश आना। केवल नकारात्मक हो सकता है या केवल सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आंसर इसका हो जाएगा केवल नकारात्मक और सकारात्मक, इसमें दोनों हो सकता है। विविधता और विभेद जो है किसी भी देश के लिए नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में कहता निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? ए में क्षेत्रीयता की भावना, बी में नस्ल एवं रैंक नौकरी, और सी में सरकारी नौकरी, या डी में भाषा, है ना। तो 21 में आपको देखना है, 21 में आपका सही आंसर सी हो जाएगा, सरकारी नौकरी, है ना। ये हमारा सी आंसर सही है। अब चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, या इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? बेल्जियम को, भारत को, यूगोस्लाविया को, नीदरलैंड को। यूगोस्लाविया को जो है ना, ये धार्मिक आधार पर इसको विभाजन किया गया। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में चलिए, लोकतंत्र में देखने को मिलता है क्या? टकराव देखने को मिलता है, विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना देखने को मिलता है, जातिवाद को बढ़ावा देखने को मिलता है, धार्मिक आधार पर लोगों में भेद पैदा करता है ना। इन चारों ऑप्शन में क्षेत्रीयता के आधार पर अलग अलग राज्यों का गठन करना, कौन सा इसमें से ऑप्शन आपको मिलता है? तो टकराव एवं विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करता है। लोकतंत्र क्या करता है? टकराव और विभिन्नता जो उत्पन्न होती है उसमें सामंजस्य यानी संतुलन बनाता है, स्थापित करता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए इसी सत्ता को साझेदारी को समझना है। क्वेश्चन नंबर 24 में देख लीजिए, 2018 क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है?
है ना। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर पड़ती है। ऑप्शन बी में कहता है कि लोकतंत्र में समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें प्रकट करना संभव है। ऑप्शन सी में कहता है कि लोकतंत्र सामाजिक विभेद में सामंजस्य स्थापित करने का सबसे अच्छा साधन है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। तो देखिए, सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें से कौन सा कथक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो 24 का आंसर आपको खोजिएगा तो डी वाला आंसर आपको सही मिलेगा। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। ये पहलू इसमें शामिल नहीं है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है। जाति पर आधारित अमेरिका में, पाकिस्तान में, भारत में, बेल्जियम में। तो देखना इसको अपना भारत। तो पिछला क्वेश्चन भी बताए थे कि जातीय जन्म पर आधारित यहीं भेदभाव, जाति पर आधारित कहाँ है तो यहीं पे विभाजन होता है भारत में। एक भारत के लिए विडंबना कह सकते हैं इसको। तो ऑप्शन सी हमारा सही है ना। दुर्भाग्य हो सकता है ये भी हमारा भारत के लिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है। 26 में कहता है कि भारतीय राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व कब तक रहा। 1967 तक, 1969 तक, 1980 तक या 1985 तक। सवर्णों का वर्चस्व भारतीय राजनीति में, सवर्णों का यानी कि उच्च कास्टों का, है ना, उच्च जाति वालों का कब तक यहाँ पे वर्चस्व रहा। तो ऑप्शन चुनना होगा, 4 में से कोई एक ऑप्शन होगा, है ना। तो ऑप्शन ए 1967 तक रहा, यानी कि सवर्णों का वर्चस्व रहा, उच्च कास्ट वाले लोगों को रहा, है ना। चलिए, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है क्या कि प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या सिख। देखिए, इसमें से एक ऑप्शन है, आप लोग अगर जानते होंगे तो इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना। प्रोटेस्टेंट जो है तो किस धर्म से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, घेर दिए, आप समझ गए होंगे, सी ऑप्शन सही है ना। प्रोटेस्टेंट जो संप्रदाय है वो ईसाई धर्म से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं 28 में। तो 28 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे, है ना। पक्षधर थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, पेरियार स्वामी, डॉक्टर राम मोहन मनोहर लोहिया, इनमें से सभी। देखिए, आप बता सकते हैं इसमें से, आप इसे भी आप कमेंट बॉक्स में अगर जानते होंगे तो ज़रूर बताइएगा, है ना। इनमें से सभी नेता जो भी थे, जितने भी नेता दिखाई दे रहा है ऊपर लिखा हुआ, इसको छोड़ करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, पेरियार स्वामी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, ये सारे नेता थे वो जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज का निर्माण की। हमारे जातिगत भेदभाव समाज में ना हो, उच्च नीच की भावना हमारे समाज में ना हो, ये तीनों नेता इसी विचारधारा से मिले जुले थे, यानी कि एक ही थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 29 में देखते हैं। प्राचीन काल में निम्न में से किनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। यानी कि पुराने काल में, पुराने ज़माने में किसको शिक्षा पाने, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, राज परिवारों को या शूद्रों को। देखिए, ये तो अपर कास्ट के लोग थे, इनको कौन क्या कह सकता था उस ज़माने में, किसी ने कोई कुछ नहीं कह सकता था। तो इनकी शिक्षा पाने के किसी तरह का अधिकार इनके पास फुल था। जब हमारे बाबा साहब आए तो शूद्रों का अधिकार यहाँ पे उस समय शिक्षा पाने का नहीं था, है ना। अब यह प्राचीन ज़माने में शूद्रों का अधिकार नहीं था, तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो गया, डी हो गया। डी हमारा सही आंसर है। अब आगे चलते हैं। किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है। विभेद का मतलब अंतर किस राष्ट्र में कम पाया जाता है। रूस में, भारत में, अमेरिका में, दक्षिण कोरिया में। ध्यान से देखिएगा, ये तीनों देश कहीं न कहीं विभेद के शिकार हैं। ये जो तीनों देश है, भारत, अमेरिका, भारत में भी बहुत जातिगत भेदभाव है, अमेरिका में काले गोरे का भेदभाव है, दक्षिण कोरिया में भी भेदभाव है। रूस एक ऐसा राष्ट्र देश है जो वहाँ पे भेदभाव कम पाया जाता है, ये कम पाया जाता है। ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं पाया जाता, कम पाया जाता है रूस में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है। संप्रदायवाद संबंधित है किससे। धार्मिक सद्भावना से, धार्मिक कट्टरता से, धर्मनिरपेक्षता से, धर्म से संबंधित नहीं है ना। तो 31 का आपका आंसर हो जाएगा बी, धार्मिक कट्टरता से। जो ऐसे धार्मिक कट्टरता की सोच रखते हैं
कि हमारा धर्म ही सिर्फ रहेगा सर्वश्रेष्ठ, आपका धर्म नहीं, या उसका धर्म सर्वश्रेष्ठ हमारा धर्म नहीं, इस तरह के लोगों को हम संप्रदायवाद कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? धार्मिक कट्टरता, है ना। तो इसको ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें कहता है क्या कि जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का एक अनूठा उदाहरण है? जाति के आधार पर विभाजन होता है, बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन है, या तो चीन है, या भारत है। जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? चीन, है ना। चीन में एक जाति आधार पर सामाजिक विभाजन होता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी तरीक़े से यहाँ पे आप जान लीजिए कि एक चीन एक ऐसा देश है जहाँ पे सामाजिक सामाजिक व्यवस्था में जातीय आधार पर विभाजन होता है ना। तो हमारा 32 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। 33 में देखिए, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। 19 में पूछा गया इस क्वेश्चन को, धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। अब बता सकते हैं इसका आंसर। आप थोड़ा सा अगर पीछे ध्यान दिए होंगे क्वेश्चन को, तो आप ऐसे क्वेश्चन को आंसर को बता सकते हैं। तो सांप्रदायिक राजनीति आधारित किस पे सांप्रदायिक होती है? तो धर्म पे होती है। आंसर ए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं कि 35 से क्या कौन सा होगा? 34 होगा। 34 में कहता है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जातिवाद, सांप्रदायिकवाद, धर्मनिरपेक्ष, आदर्शवाद। आप इसे भी हो सकता है, अगर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में दें, ताकि हम यहाँ पे आपको कमेंट को देखें, है ना, और आपको रिप्लाई करें। अब देखिए यहाँ पे बताइए आप, ये जो हम घेरा लगा दिए उसे समझते होंगे कि नहीं ये सही है, ये सही नहीं है। जो धर्म को जाति का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन इसको। अब बताइए आप लोग, इसे बताइएगा। देखिए, सांप्रदायिक, जब धर्म को मुख्य समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को सांप्रदायिक कहा जाता है। ये हम ऐसे ही घेर दिए थे, लेकिन ऑप्शन हमारा बी सही है ना। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है, सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? म्यांमार। आप लोग सिविक्स यानी कि 10वां क्लास का आप लोग ये नागरिक शास्त्र में पढ़े होंगे। अगर पढ़े होंगे तो इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसका आंसर कौन सा है? श्रीलंका। सिंहली और तमिल, यहीं पे तो दोनों की बातचीत होती है, इन लोगों का तनाव बना रहता है ना। तो 35 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है क्या, संप्रदाय का संबंध किससे है? सिख से है, ईसाई से है, जैन से है, बौद्ध से है। तो संप्रदाय किस में ज़्यादा देखने को मिलता है? संप्रदाय का मतलब सभी को एक समान मानना, सभी को एक जैसा मानना। कि कौन से धर्मों में देखा जाता है आपको संप्रदाय, है ना। देखिएगा आपको ईसाई संप्रदाय है, सभी को एक समान मानना, है ना। ईसाई को संप्रदाय का ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है? ऑप्शन ए में संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयतावाद या नस्लवाद, है ना। तो 37 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नस्लवाद। नस्लवाद है जिसमें से सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कितना? 38 में। तो क्वेश्चन 38 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? ज्योतिबा फूले, ऑप्शन ए ये हो सकता है। लोकनायक जयप्रकाश, क्या ये हो सकता है? दयानंद सरस्वती, ये हो सकता है। महात्मा गांधी, ये हो सकता है। आप कमेंट में बताइएगा, लेकिन हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, सही आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना। महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए। ऑप्शन हमारा डी सही है, महात्मा गांधी कहे थे, है ना। चलिए आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 39 में। तो क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, नेपाल। आप सभी को जानते हैं धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन एक यहाँ पे नहीं है, उसको भी आप जानते हैं। कमेंट जरूर बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसे हम बता देते हैं, है ना। पाकिस्तान जो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे चलते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? ये तो यही क्वेश्चन पीछे वाला 39 नंबर एक ही क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह एक धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक ही धर्म को राजकीय धर्म बताता है, बिल्कुल गलत। सभी लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी देता है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। 40 का आंसर आपको खोजना है। सभी धर्म के लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी देता है। ऑप्शन हमारा सी सही है ना। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सांप्रदायिक राजनीति किस आधारित है, किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति जो है किस पर है? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ, सांप्रदायिक, ये भी ऑप्शन हो सकता है क्या? देखिए इसे गौर कीजिएगा, है ना। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। एक धर्म का अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आपको ऑप्शन 4 रहेगा, इसमें काफ़ी सोचना पड़ेगा। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? इसको ध्यान में रखते हुए मारना है। यहाँ पे एक धर्म दूसरे धर्म को श्रेष्ठ बताता है सांप्रदायिकता में, है ना। इस पर आधारित होती है, इस पर राजनीतिक लोग करते हैं। राजनेता क्या करते हैं? एक धर्म सांप्रदायिक बना देते हैं कि उसका धर्म ये है, जिस बहुल क्षेत्र में जाते हैं उसके धर्म को पीछे पड़ जाते हैं, तो वहाँ से सोचते हैं कि अपना वोट बैंक बना ले। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत एक राष्ट्र है, कैसा राष्ट्र है? धार्मिक है, धर्मनिरपेक्ष है, विकसित है, सांप्रदायिक है। तो हमारा भारत एक देश आप लोग सभी जानते हैं धर्मनिरपेक्ष है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलिए 43 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप लोग ये जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या मनाया बीत गया हमारा, है ना। ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च, है ना। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 की ओर। तो 44 में कहता क्या है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है ना। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में है, कहाँ गया ऑप्शन ए 61, 63, बी में, और सी में 65, डी में 67। तो ऑप्शन मारिएगा आप लोग सी वाला जो 65 है। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या की सदस्यों की संख्या कितनी है? 65। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन चलते हैं 45 में। कहता है मानव जाति में आधी आबादी किसका है? पुरुषों की, महिलाओं की, युवाओं की, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो देखिए इसमें महिलाओं की आधी आबादी हो गई है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहता है? कहता है भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार कितना है? 80.112 है, 80.115 है, 81.121 है, या 80.94 है ना। तो 46 का आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि डी में 80.94 आपका ये साक्षरता दर है। 80.94 पुरुषों की साक्षरता दर है 2015 के हिसाब से। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। कहता है इंग्लैंड में महिला का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? यानी कि मताधिकार, वोट डालने का अधिकार जो 18 वर्ष के बाद हुआ, या जब वयस्क हो जाते हैं जब, तो उनकी अधिकार कब मिला इंग्लैंड में? 1918 में, 1919 में, 1928 में, 1945 में। ये 4 ऑप्शन में से एक आपको सेलेक्ट करना होगा। तो 1918 ईस्वी में महिलाओं का मताधिकार देने का, वोट डालने का अधिकार मिला। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितना है? 50% है, 90% है, 64% है, या 20% है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, है ना। ऑप्शन सी हमारा सही है, 64%। महिलाओं की साक्षरता दर अब हमारा भारत में 64% हो गई है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत कितना है? 50 से भी ऊपर, 20%, 33%, या 11.93%? भारत 16वीं लोकसभा महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? तो 11.93, 11.93, 93%, 11.93 नहीं, 93%। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में।
कहता महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महिलाओं की शिक्षा से, महिलाओं की शक्ति से, महिलाओं की गरीबी दूर से करने से, महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से। तो 50 वाला ऑप्शन आप देखिए, महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है, महिला आरक्षण विधेयक, है ना। ऑप्शन डी हमारा सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। अब कुछ ही क्वेश्चन और बचा गया है। लैंगिक विभाजन का अर्थ क्या है? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। समाज में स्त्रियों की संख्या की गणना, स्त्री एवं पुरुषों की संख्या का अनुपात, स्त्री एवं पुरुषों के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों एवं पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। 51 का आंसर आपका सी हो जाएगा, स्त्री एवं पुरुषों के बीच जैविक अंतर, है ना। यही है लैंगिक विभाजन का अर्थ। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। ये कहता है क्या कि महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस देश यानी किस राष्ट्र में दी गई? भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, अमेरिका में? तो भारत में दी गई होगी, क्या लगता है आपको? नहीं, है ना। ऑप्शन हमारा ब्रिटेन सही है, जो ब्रिटेन में सबसे पहले महिलाओं का वोट डालने का अधिकार, मताधिकार का मतलब वोट डालने का अधिकार, सरकार चुनने का अधिकार, है ना। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 53 में। कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कितना? आबादी नहीं, कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कितना है ना। तो ऑप्शन ए में देखना होगा आपका 40%, बी में 16%, सी में 50%, सॉरी बी में 50% और बी में 50% नहीं, ए में 40%, बी में 16%, सी में 50%, डी में 20%। तो 53 का सही आंसर आपका हो जाएगा 40%। कृषि कार्य में महिलाओं का अनुपात 40% है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, लास्ट क्वेश्चन है ना। देखिए कहता 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 17वीं लोकसभा में देखना होगा आपको महिलाओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन देखिए पहले 61, 78, 65, 74। आपका आंसर बी सही हो जाएगा, 78 17वीं लोकसभा में है ना। ऑप्शन बी सही है। ये हो गया आपका टोटल सिविक्स पहला चैप्टर जो है ना, उसका सत्ता की साझेदारी चैप्टर का ये 1 नंबर का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से 10वां बोर्ड एग्जाम में, 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम में, चाहे NCERT बोर्ड हो, ये CBSE वाला का जो भी है ना, या कोई भी बोर्ड हो भारत का, चाहे जो भी बोर्ड हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, सारा का सारा निचोड़ है ये, है ना। अगर आप इस वीडियो को अगर एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा तो एक क्वेश्चन भी आपसे छूटने वाले एग्जाम में नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।